आज हम लोग प्रकाश का जो तरंग प्रकाश के हम लोग पढ़ रहे हैं, क्लास 12वां का जो भौतिकी है उसमें एक पहले हम लोग पढ़ चुके हैं तरंग प्रकाशिकी के हाइगेंस सिद्धांत के आधार पर प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन और प्रकाश का यंग का प्रयोग का व्यतिकरण का प्रयोग, इन सबों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आज के लेक्चर में हम लोग जो कि ये सब जो लेक्चर हैं राइज ट्यूटोरियल ऐप पर तुमको अपलोड हैं, जिसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करके तुम कभी भी हमसे संपर्क भी कर सकते हो। पढ़ाई में कोई भी टॉपिक में दिक्कत हो रहा हो, कोई समझने में कोई क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ कहीं भी कोई समझने में दिक्कत है तो उसके लिए तुम हमसे संपर्क कर सकते हो। तो आज का जो लेक्चर है जिसमें कि हम लोग एक प्रकाश का घटना पढ़ेंगे जिसकी कहते हैं हम लोग प्रकाश का विवर्तन, इंग्लिश में हो गया डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश का विवर्तन क्या है? प्रकाश जो होता है, जो कोई भी छोटा सा जो छिद्र है उसके किनारे से मुड़ जाती है, और किनारे के जो छिद्र का जो मोटाई या चौड़ाई होनी चाहिए वह यदि तरंगदैर्घ्य प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के क्रम में हो, मतलब उतना छोटा हो, तभी यह विवर्तन पीरियड में उसी के क्रम में, मतलब उससे 5 गुना बड़ा भी हो सकता है, बट 10 गुना हो सकता है, लेकिन उसके क्रम में हो, उससे बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। तो यह घटना ऑब्जर्व किया जा सकता है। तो इसके लिए तुम जैसे देखते होगे कि प्रकाश का जो विवर्तन है उसके कारण तुम देखते होगे जैसे तुम्हारा छाया बनता है, जहां पर जो ज्यामितीय छाया बनता है उसके अंदर देखोगे उसमें भी तुमको कुछ उजला दिखाई पड़ेगा। जो अंदर के भाग को गौर से देखोगे जो किनारा में, तो देखोगे वहां भी एक तुमको चमकीला हुआ तुमको दिखाई पड़ेगा। यह भी विवर्तन की घटना से होता है। या जैसे कि तुम्हारा जो सीडी है, जो कि सीडी जिसमें देखोगे रंग बिरंगा तुमको दिखाई पड़ता है प्रकाश, वह भी प्रकाश के विवर्तन के कारण उत्पन्न हुई घटना है। तो ये जो विवर्तन क्या है, इसके विवर्तन के कारण जो प्रकाशीय यंत्र है, दूरबीन कितना दूरी तक कम से कम अधिक से अधिक किस तारा के दो तारा के बीच में कितना दूरी होगा या ग्रह के बीच में कि उसको वह देख सके, तो उसके लिए भी तुमको उसकी जो विभेदन क्षमता है वह भी किस पर निर्भर करती है, विवर्तन के कारण ही उसको डिफाइन होता है, दूरदर्शक का हो या तुमको सूक्ष्मदर्शी का हो। तो इन सबों के बारे में हम लोग बारी बारी से इस लेक्चर में पढ़ाई करेंगे, और कुछ जो उदाहरण है एनसीईआरटी के दिए हुए उसको भी हम लोग बनाएंगे, और एक्सरसाइज वगैरह में तुम बनाओगे। जहां भी दिक्कत है तुम राइज ट्यूटोरियल ऐप के माध्यम से कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हो। तो विवर्तन क्या हुआ? प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश किसी किनारे से मुड़ जाती है, मुड़ जाती है। यह घटना प्रकाश का विवर्तन कहलाती है। मतलब सीधी रेखा में गमन नहीं करती है बल्कि मुड़ती है, ये बात नया हुआ, विवर्तन कहलाती है। जैसे हम लोग पढ़ते थे प्रकाश सीधा रेखा में गमन करता है, यहाँ कहा जा रहा है कि प्रकाश क्या होता है, किनारा से किसी छिद्र है उसके किनारे से क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। तो ये नई बात हो गई, प्रकाश सीधी रेखा में गमन नहीं करके क्या होती है, मुड़ जाती है। तो यह तुमको जो मुड़ना है इसको जो है तुमको प्रकाश के विवर्तन को हम लोग प्रकाश तरंग जब छोटे छिद्र पर पड़ती है तो तरंगाग्र के द्वारा उत्पन्न द्वितीय तरंगिका के कारण मुड़ती है। तो इस घटना को विवर्तन को प्रकाश का जो विवर्तन है, तुमको प्रकाश का विवर्तन जो है तुमको सिर्फ प्रकाश के नहीं है, विवर्तन अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य दोनों तरंग प्रस्तुत करते हैं। अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य मतलब ध्वनि वगैरह भी करेगा। अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य दोनों प्रकार की तरंगें प्रदर्शित करती है।
प्रदर्शित करती है। दोनों तरंग मतलब कि विवर्तन क्या करेगी, प्रस्तुत करती है। मतलब कि ध्वनि तरंग हो जैसे अनुदैर्ध्य हो गया, प्रकाश तरंग कैसा तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है, ध्यान रखिएगा, ट्रांसवर्स वेव इंग्लिश में कहते हैं। और ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य हो, चूंकि ये लंबवत दिशा में गमन करता है, विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में गमन करती है, तो ये अनुप्रस्थ तरंग हो। जैसे कि ध्वनि पानी में जो तरंग उत्पन्न करेंगे वह भी अनुप्रस्थ तरंग है, लेकिन ध्वनि में जो तरंग उत्पन्न होता है ये सब अनुदैर्ध्य तरंग है। तो यह दोनों प्रकार के तरंगे, प्रकाश का ध्वनि भी क्या होता है अपने किनारा से मुड़ जाती है, तो वह क्या होगा तुमको, वह भी विवर्तन का घटना, दोनों प्रकार के तरंगे। और जो कि एक बताने से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है कि कौन सा गुण तुमको अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंग को अलग करती है, तो जाहिर है परावर्तन भी दोनों करता है, वर्तन भी दोनों करता है, विवर्तन भी दोनों करता है। लेकिन एक जो अभी पढ़ाएंगे आगे इसके बाद के लेक्चर में, ध्रुवन, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, वो सिर्फ अनुप्रस्थ तरंग करता, अनुदैर्ध्य नहीं। तो दोनों को अलग करने के लिए कौन सा गुण होता है प्रकाश का, ध्रुवन जो होता है वह तुमको दोनों प्रकार के तरंग को नहीं उत्पन्न करते हैं, बल्कि सिर्फ अनुप्रस्थ तरंग करते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव में तुमको पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो व्यतिकरण, विवर्तन, अपरावर्तन, अपवर्तन दोनों प्रकार की तरंगें करती है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों करती है। लेकिन ध्रुवन जो आगे पढ़ाएंगे वह क्या करती है, सिर्फ अनुप्रस्थ तरंग करती है। तो ये तुमको ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान रखोगे इस लाइन को। तो अब हम लोग देखते हैं कि विवर्तन के कारण तुमको जो है, विवर्तन के कारण जैसे बताए, विवर्तन के कारण, विवर्तन के कारण ज्यामितीय छाया, विवर्तन के कारण ज्यामितीय छाया में फ्रिंज का निर्माण होता है। फ्रिंज का निर्माण होना, फ्रिंज का निर्माण होना, कॉमा, सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी में रंग बिरंगा, सीडी का रंग प्रदर्शित करना, रंग प्रदर्शित करना, रंग प्रदर्शित करना, विवर्तन, प्रकाश का विवर्तन के उदाहरण हैं, के उदाहरण हैं, विवर्तन के क्या है, ये उदाहरण है ये सब। अब हम लोग देखेंगे कि एकल झिरी के द्वारा, एक अगर छिद्र है उसके द्वारा हम लोग विवर्तन पैटर्न कैसे प्राप्त करते हैं, ये तो परिभाषा हो गई तुमको। प्रकाश का किनारा से मुड़ जाना क्या कहलाती है, प्रकाश की विवर्तन कहलाती है। और विवर्तन के कारण क्या होगा तुमको, इसका जो प्रयोग हम लोग जैसे बताए कि छाया में क्या होगा तुमको यदि का, और इसका विश्लेषण हम लोग किस आधार पर करते हैं, तरंग प्रकाशिकी के आधार पर करते हैं। तरंग प्रकाशिकी में उसको माना जाता है कि तरंग के रूप में चलता है, तो जो सब दिशा में क्या बनाएगी, द्वितीयक तरंगिका बनाएगी, इसलिए वहां से मुड़ जाएगी। लेकिन अगर तुमको इसका विश्लेषण हम लोग चाहेंगे किरण प्रकाशिकी के आधार पर, तो इसका विश्लेषण नहीं किया जा सकता है। विवर्तन जो है मुड़ने की घटना, क्योंकि उसमें यह माना जाता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, तो उसमें जो विवर्तन मुड़ने की कोई व्याख्या उसमें संभव नहीं हो सकता है। और इसलिए प्रकाश के ये जो प्रकाश का विवर्तन का जो व्याख्या है वह तरंग सिद्धांत के आधार पर होगा। तो प्रकाश का हम लोग जो पहले देख चुके हैं व्यतिकरण है, व्यतिकरण की घटना को भी किरण प्रकाशिकी क्या नहीं कर पाती है, डील नहीं कर पाता है, विवर्तन को भी नहीं कर पाएगा, ध्रुवन को भी नहीं कर पाता है। हाँ, परावर्तन अपवर्तन जरूर उससे प्रभावित परिभाषित होता है। तो इसी टॉपिक में हम लोग ये भी देखेंगे कि किस कहाँ तक जो है, जो किरण प्रकाश की कहाँ तक उसकी वैधता होती है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। अभी हम लोग पढ़ते हैं एकल झिरी प्रयोग। फ्रेनेल के द्वारा किया गया था एकल झिरी प्रयोग। एकल झिरी मतलब एक झिरी, एकल झिरी द्वारा विवर्तन भी कह सकते हो, एकल झिरी द्वारा विवर्तन, सिंगल स्लिट विवर्तन, एकल झिरी द्वारा विवर्तन, विवर्तन, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, जो फ्रेनेल नाम के साइंटिस्ट ने दिया है, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। तो इसमें है तुमको एक एकल झिर्री है जिसकी चौड़ाई को हम बड़ा करके दिखाते हैं, तभी हम लोग को समझ में कुछ आएगा। एक एकल झिरी है जिसका नाम है तुम्हारा LM दिया हुआ है तुम्हारी किताब में। इसके केंद्र पर एक बिंदु ले लेते हैं हम लोग, M लेते हैं, इसके केंद्र पर एक बिंदु हम लोग M ले लेते हैं। और इसका जो विवर्तन पैटर्न देखना है हमको, एक पर्दा यहाँ ले लेते हैं, यहाँ पर हम लोग इसको देखते हैं।
इससे जो है तुमको डी दूरी पर अगर ये पर्दा ले लें, यहाँ से यहाँ तक की दूरी डी ले लीजिए। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसके विवर्तन के पैटर्न को हम लोग देखते हैं। इस झिरी की चौड़ाई जो है तुमको, इस पर जो तरंग जो आएगी, यह तरंग क्या होगी, तुमको यहाँ से जो है तुमको मुड़ करके इस पर्दे के किसी बिंदु P पर जाती है। अगर यहाँ पर एक बिंदु P है, यहाँ पर गई, और एक दूसरा जो बिंदु यहाँ से भी मुड़ के क्या हो गया, यह कहाँ पहुँच जाएगा प्रकाश, तुमको इसी बिंदु पर पहुँच रही है। अगर और इस बिंदु का अगर लोकेशन दिखाना चाहिएगा तो आप दिखा सकते हैं कि ये कितना कोण बना रहा है, ये तुमको P बिंदु यहाँ से कितना कोण बना रहा है, ये थीटा कोण बना रहा है। P बिंदु यहाँ से थीटा कोण बना रहा है, इस ढंग से तुमको दिखा सकते हो। और यहाँ से यहाँ तक इस पर जो है लंब डाल दे, जैसे व्यतिकरण में जो डाले थे सेम चीज़ यहाँ भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर तुम्हारा हो गया LM, यहाँ पे कुछ भी नाम दे दीजिए A, तो ये भी कोण लगभग अगर लंब डाले हैं तो ये भी कोण लगभग A थीटा हो गया। यहाँ पर ये भी मेंशन कर दें, D बहुत बड़ा होता है किससे, A से, D बहुत बहुत बड़ा है A से। इसको जो फ्रिंज, ये A क्या होगा तुम्हारा, ये जो फ्रिंज है इसका जो स्लिट है, छिद्र की चौड़ाई क्या होगा तुम्हारा, फ्रिंज की चौड़ाई LN जो है दैट इज A हो गया। ये हो गया स्लिट की चौड़ाई। यहीं से प्रकाश आ भी रहा है, यहाँ से क्या आ रहा है तुमको, प्रकाश जो है आ रहा है इधर से। तो ये तुमको ये है तुमको एकल झिरी की चौड़ाई, एकल झिरी की चौड़ाई ए हो गया। चलो, तो एकल झिरी की चौड़ाई हो गई। और ये जो तुमको फ्रिंज पैटर्न क्या होगा तुमको, ये हो गया P, फ्रिंज पैटर्न हो गया यहाँ पर P। और यहाँ पर हो गया एक बिंदु, मान सकते हो तुम कुछ भी, यहाँ पर मान लो एक बिंदु C है जो केंद्र पर है यहाँ पर। तो पर्दे का जो तुमको बिंदु है एक तुमको P, जो कि क्या बना रहा है, जो केंद्रीय रेखा है MC, उस पर उससे कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। और इन दोनों के कारण जो तुमको पथांतर जो तुमको हो गया, तो इसको मैं हम लोग लिख लेते हैं, एक एकल झिरी, एक एकल झिरी की चौड़ाई A है, A है। इस झिरी पर लैम्ब्डा तरंगदैर्घ्य का प्रकाश समांतर रूप से आपतित होता है, समांतर रूप से आपतित होता है, समांतर रूप से आपतित होता है। D दूरी पर या झिरी से D दूरी पर एक पर्दा रखा है, जिस पर विवर्तन फ्रिंज पैटर्न दिखाई देता है। इसमें फिर कहाँ क्या दिखाई देगा, इसको हम लोग व्याख्या कर लेते हैं। LN बराबर हो गया तुमको, LN बराबर A हो गया यहाँ पर, LN बराबर A। और M छिद्र का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है झिरी में, छिद्र मतलब झिरी भी हो गया, झिरी का मध्य बिंदु है, जो और MC जो है तुमको, C जो है तुमको, M के सामने का पर्दा पर स्थित बिंदु है, C जो है तुमको पर्दा पर स्थित बिंदु है। तो यहाँ पर जो पर्दे के विभिन्न बिंदु जो होते हैं, तुमको पर्दा पर एक बिंदु P लिया गया, पर्दा पर
पर्दा पर एक बिंदु P लिया गया जो पर्दा पर एक बिंदु P लिया गया जो MC से थीटा कोण बनाती है, MC से थीटा कोण बनाती है। S1P और S2P बराबर S2 पथांतर जो हो गया तुमको L पथांतर क्या हो जाएगा इसका, पथांतर जो है तुमको या तुमको L से NP पर LA लंब डाला गया। तो LA तुमको जो होगा NA जो होगा तुमको या AN कहें लगभग बराबर हो गया तुमको LP, मतलब कि NP माइनस LP दैट इज पथांतर। ये क्या होगा तुमको, पथांतर के बराबर हो गया, बराबर इसको डेल्टा x भी कहते हैं, पथांतर डेल्टा x के बराबर होगा, पथांतर डेल्टा x हो गया। और तुमको जहाँ तक ये तुमको हम लोग देखे थे तो उसमें भी व्यतिकरण प्रयोग में भी ये सब हम लोग देखे हैं, पथांतर डेल्टा x हो गया। अब इस पथांतर का मान जो तुमको डेल्टा x हो गया इसको हम लोग देखते हैं, इसको ले जाते हैं, अगर इसका पथांतर का मान डेल्टा x हो गया तो अगर हम लोग को याद होगा, अगर तुमको ये जो जब पथांतर तुमको डेल्टा x हो गया, ये जो त्रिभुज बना हुआ है तुमको LNA में, त्रिभुज LNA में देखें तो यहाँ पर ही लिख देते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो इसमें तुम अभी विश्लेषण किए गए एक छिद्र है, एकल झिरी है जिसका कि चौड़ाई a है और जिसका नाम है तुमको यहाँ पर LN है, और इसके सामने एक पर्दा रखा हुआ है जो कैपिटल D दूरी पर, और जिस पर कि हम लोग विवर्तन का फ्रिंज क्या कर रहे हैं, पैटर्न देख रहे हैं। और LN का बिंदु जो है तुमको P है जहाँ पर कि हम लोग फ्रिंज पैटर्न क्या कर रहे हैं, हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। और जहाँ पर फ्रिंज पैटर्न उस पर पर्दा पर ऑब्जर्व करेंगे जहाँ पर कि एक बिंदु P को दिखाया गया है, वहाँ पर जो कि L से जो आएगा प्रकाश तरंग जो आएगा वह कितना दूरी तय करेगा, LP के बराबर, और जो N से आएगा वह NP के बराबर। तो दोनों के बीच में अगर हम लोग को निकालना है कि पथांतर कितना है तो उसके लिए क्या किया गया, L से हम लोग किस पर लंब डाल दिए, L से तुमको NP पर लंब डाल दिया गया, तो वहाँ पर जो LA है वही क्या होगा, दोनों के बीच का पथांतर होगा डेल्टा x। और यहाँ पर जैसे पर्दा, अभी इसका विश्लेषण हम लोग करेंगे थोड़ी देर में, पहले तो इसका पथांतर वगैरह हम निकाल रहे हैं, उसके बाद इसके द्वारा जो पैटर्न प्राप्त होंगे उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। पहले हम लोग जो अपना एक्सपेरिमेंटल जो सेटअप है उसकी चर्चा कर रहे हैं, क्या क्या दिया गया है यहाँ पर और क्या ऑब्जर्व होगा ये भी पहले देखेंगे, फिर उसके विश्लेषण भी करेंगे क्यों ऑब्जर्व होगा। तो अभी तक जो देख लिए हम लोग कि पर्दा पर अलग अलग बिंदु है, जैसे कि एक बिंदु जिसमें P है जो कि कितना कोण बना रहा है, उसका जो केंद्रीय रेखा है MC उसे थीटा कोण बना रहा है, और थीटा का मान जाहिर है कि अलग अलग होते जाएगा, हर बिंदु को हम लोग रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो ये जो तुम्हारा हो गया। अब जो हम लोग देख रहे थे यहाँ पर, तो त्रिभुज तुमको जहाँ पर की है LNA में देखें, LNA में, और लगभग जो ऊपर वाला कोण A पर हो गया वह तुमको लंब होने के कारण वह थीटा हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा, साइन थीटा बराबर डेल्टा x, दैट इज डेल्टा x का मतलब हो गया साइन थीटा बराबर हो गया NA बाय LM, या साइन थीटा बराबर हो गया, ये हो गया तुमको LA दैट इज डेल्टा x बाय A। तो डेल्टा x जो पथांतर बराबर हो गया A इंटू साइन थीटा, और छोटे कोण के लिए साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, तो डेल्टा x बराबर क्या हो गया A थीटा, ऐसा भी कह सकते हैं, डेल्टा x बराबर A थीटा। अब अगर मानते हैं A दूरी से अलग है तो A थीटा हो गया तुमको पथांतर हो गया, ये पथांतर A थीटा होगा जब झिरी के दो बिंदु y से पृथक हों तो पथांतर बराबर y इंटू थीटा,
जैसे ए से पृथक है तो ए थीटा, तो वाई से पृथक होगा तो वाई थीटा, या जितना से पृथक होगा उतना में थीटा से गुना कर दीजिए, तो उसका आपको कितना पथांतर होगा निकल जाएगा। क्योंकि पथांतर के आधार पर ही हम लोग क्या करते थे, जो कि समपोषी व्यतिकरण में हम लोग पढ़े थे कि कब होता है। तो यहाँ भी क्या है, अब इसका अगर देखें तो पहले विश्लेषण क्या होगा उसको देखते हैं, फिर उसका विश्लेषण भी हम लोग करेंगे कि क्या होता है। तो इसमें जब देखा जाता है तो पर्दे के भिन्न बिंदु पर कहीं पर तुमको जो है तुमको ब्राइट दिखता है, ब्राइट फ्रिंज दिखेगा, चमकीला दीप्त फ्रिंज दिखेगा, कहीं पर क्या होगा अदीप्त फ्रिंज दिखता है। तो कहां पर ये दीप्त और अदीप्त ऑब्जर्व होते हैं उसको हम लोग जो है विश्लेषण कर देते हैं। इसमें जब थीटा का वैल्यू होगा, पथांतर वगैरह तो निकाले, इससे यही विश्लेषण करने में हमें क्या करेगा, मदद भी करेगा। जब थीटा का वैल्यू आ गया तुमको 0, तो वहां पर जो है केंद्रीय दीप्त फ्रिंज बनेगा। थीटा का वैल्यू जब 0 होता है, थीटा बराबर 0 पर क्या ऑब्जर्व करते हैं हम लोग, थीटा बराबर 0 पर दीप्त फ्रिंज प्राप्त होता है। इसका जो तुमको है थीटा बराबर 0 पर क्या क्या ऑब्जर्वेशन है, इसी यही तुमको मेन इंपॉर्टेंट भी है। हम लोग का सिलेबस में इसका प्रूविंग भी बहुत मुश्किल से है, थोड़ा बहुत तर्क दिया हुआ है। जो इंटीग्रेशन करके जो फ्रेनेल ने इसका जो प्रूव किया था वो हम लोग के सिलेबस में नहीं है, तो उसका हम लोग चर्चा भी नहीं करेंगे। पहले रिजल्ट देख लेते हैं, उसकी कुछ जो तर्क के साथ उसकी व्याख्या की जाएगी। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं कि थीटा बराबर 0 पर केंद्रीय दीप्त होता है। यहाँ पर केंद्रीय दीप्त कहलाता है, क्योंकि सभी तरफ से जो होगा केंद्रीय दीप्त होगा, ये सेंट्रल दीप्त, ब्राइट इसको कह सकते, दीप्त मतलब ब्राइट, ये एरिया होगा। और तुमको थीटा बराबर n लेमडा बाय ए, थीटा बराबर n लेमडा बाय ए, और n का वैल्यू क्या नहीं हो सकता यहां पर, इस पे होगा अदीप्त होता है, और इसमें हो गया अदीप्त होगा, डार्क, ये डार्क हो गया। n बराबर क्या क्या हो सकता है, या n का मान से नीचे लिख देंगे चलो, और थीटा बराबर n प्लस हाफ लेमडा बाय ए, ये तुमको हो जाएगा दीप्त, यहाँ पर दीप्त बनेगा। और n बराबर होता है ±1 ±2, 0 नहीं होगा, बस ध्यान रखना यही, n का मान 0 नहीं होगा, शून्य के लिए यहाँ पर अलग से लिखा हुआ है। तो इन सबों पर, इन सभी कोण पर, अलग अलग कोण पर तुमको दीप्त और अदीप्त बनते जाएगा। जैसे देखो पहले अगर पैटर्न थीटा बराबर सब जैसे कि हम लोग जो पॉइंट है हमारा जो कि C पॉइंट है, C बिंदु है, उस पर क्या होगा, थीटा बराबर 0 होगा तो वहां पर दीप्त दिखाई पड़ेगा। उसके बाद जो तुम्हारा क्या है, अगर n का वैल्यू लेमडा बाय ए में n का वैल्यू 1 रखें तो लेमडा बाय ए पर क्या दिखाई पड़ेगा हमको, पहला डार्क आ जाएगा। फिर इसमें n का वैल्यू 1 है, 3/2 लेमडा बाय ए पर क्या बन जाएगा हमारा, अदीप्त बनेगा, फिर दीप्त बनेगा, 3/2 लेमडा बाय ए पर क्या बन जाएगा, ये अदीप्त बनेगा। फिर अगर वहां पर रख दें तुमको यहां पर 2 लेमडा बाय ए कर दें, मतलब 2 लेमडा बाय ए पर क्या बन जाएगा, फिर दीप्त बन जाएगा, और अदीप्त सॉरी n का वैल्यू 2 रख देंगे तो वहां पर क्या बन जाएगा, 2 लेमडा बाय दीप्त बन जाएगा। तो ये देखो विवर्तन का जो तुमको व्यतिकरण में से ये उल्टा जैसा चल रहा है, जहां पर इसका दीप्त बनता था वहां अदीप्त बन रहा है, जहां दीप्त बनता था मैंने उल्टा बन रहा है। लेकिन ये थीटा और 0 दोनों में समान है, केंद्रीय दीप्त दोनों में क्या है, समान है ये। तो इसका जहां तक विश्लेषण की बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन जहां तक मैंने कहा कि ये तुमको जस्ट कुछ तर्क दिए जाएंगे, इस रिजल्ट को ही ध्यान क्या करना है, हमें रखना है। और बाकी जैसे कि कुछ तर्क मैं दे देता हूं तुम्हें कुछ समझने के लिए, जैसे कि तुमको थीटा बराबर 0 पर दीप्त होगा इसका, और जहां तक इसका डिटेल जो तुमको एनालिसिस जो इंटीग्रेशन करके आएगा वो हम लोग के कोर्स में नहीं है, तो इसी को ध्यान रखना है। और जहां तक इसकी बात कर रहे थे हम लोग चर्चा भी कि दीप्त केंद्र पर दीप्त क्यों बनेगा, जैसे कि तुम्हारा जो बिंदु है C, उस पर दीप्त क्यों प्राप्त होगा। तो सारे जो कि तुमको आएंगे सबके बीच सभी जो है तुमको बराबर दूरी तय करके आएंगे हर तरफ से, तो उनके बीच कोई पथांतर नहीं होगा। तो सारे जो है तुमको जो कि एक दूसरे से व्यतिकरण करेंगे, सारे जो फ्रिंज के सारे बिंदु, जो झिरी के सारे बिंदु जो यहां पर क्या करेंगे, यहां पर जो मिलेंगे तो उसके कारण क्या होगा, तुमको व्यतिकरण होगा, तो उसके कारण समकोषी व्यतिकरण होगा, पथांतर शून्य होने के कारण, और इस प्रकार से क्या हो जाएगा, वहां पर दीप्त फ्रिंज बनेगा। और दूसरा तुमको अगर देखें जहां पर कि n लेमडा बाय ए है,
एन लेमडा बाय ए है, तो उसमें तुमको अगर एक विश्लेषण हम लोग a बाई 2 का मान लेकर के अगर करना चाहें, जब फ्रिंज की चौड़ाई में फ्रिंज में दो भाग में बांट दो, दो बराबर भाग में, तो एक फ्रिंज का एक भाग हो गया LM और दूसरा हो गया MN। जो झिरी है तुम्हारा, फिर जो फ्रिंज करें जो स्लिट है उसको दो भाग में हमने बांट लिया, एक हो गया LM और दूसरा हो गया MN। तो दोनों के बीच का जो अगर L एक बिंदु हम लोग लें L के पास अगर लें, एक प्रकाश चल रहा है L से और एक प्रकाश चला M से, तो दोनों के बीच में कितना का अंतर हो गया, a बाई 2, फ्रिंज के स्लिट के जो झिरी की चौड़ाई का आधा होगा, तो a बाई 2। तो दोनों में पथांतर कितना होगा, तो पथांतर होगा a बाई 2 इंटू थीटा, जहां भी देखेंगे। और थीटा का मान अगर ले लें हम लोग n लेमडा बाय a ले लेते हैं, n लेमडा बाय a, तो a बाई 2, तो n लेमडा बाय क्या हो गया 2 हो गया, ये पथांतर हो गया n लेमडा बाई 2। तो इन दोनों के बीच के कारण क्या, इन दोनों के कारण क्या होगा, तुमको डार्क हो जाएगा, जैसा कि हम लोग व्यतिकरण में पढ़े थे। इन दो स्रोत के कारण अगर व्यतिकरण होगा तो ये तुमको व्यतिकरण होगा, क्या होगा तुम्हारा, ये लेमडा बाई 2 का जो मल्टीपुल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये इसके कारण डार्क बन जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा यहाँ पर, तो इसका यहाँ इसी कारण से यहाँ पर तुमको डार्क बन गया, इन दोनों के कारण। एल के पास जो एक बिंदु लिए, एक एम के पास लिए। तो अब क्या कर सकते हैं, ये जो स्लिट है तुमको, जैसे देखो ये जो छेद है तुमको यहाँ पर जो अभी बता रहे हैं, देखो ये जैसे क्या क्या है, अभी ये एक लिए एल के पास और एक लिए एम के पास, बीच मिडिल में। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा नीचे इसमें खींचो, उतना ही नीचे खींचो, फिर a बाई 2 दूरी होगा, तो इसके कारण भी डार्क हो गया। फिर इसका पेयरिंग सबका जोड़ा लगाते जाओ, सबके कारण क्या होगा, डार्क हो गया। इस प्रकार से पूरे स्लिट के कारण वहां पे क्या होगा, डार्क हो गया। उसी तरह से जो तर्क दे सकते हो, जैसे कि तुमको जैसे कि अब n का वैल्यू, जैसे अब निचला का तर्क n प्लस हाफ लेमडा बाई a का तर्क दे रहे हैं, तो n का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो उसमें थीटा का मान आ जाएगा क्या चीज तुमको, 3 बाई 2 लेमडा बाई a दीप्त के लिए। अब देखो तर्क देके दिखाते हैं इसको। इसमें अगर हम लोग ले लें, इसमें अगर a बाई 3 से अगर तुमको सेपरेटेड है, इसमें a बाई 3 से सेपरेटेड है अगर कोई बिंदु, तो a बाई 3 इंटू 3 लेमडा बाई 2a, तो a बाई 3 से तो इसका लेमडा बाई 2 हो गया ये, तो 3 बाई 2 लेमडा बाई 2 में फिर डार्क हो गया। तो दो बिंदु जो कि a बाई 3 से सेपरेटेड होगा आपस में, दो बिंदु जो कि a बाई 3 से सेपरेटेड होगा, ये दोनों a बाई 3 पार्ट में स्लिट को बांट के समझे हम लोग। तो दो को तो जो स्लिट होगा इसका पूरा जोड़ा लगता है, इसका a बाई 3 के बीच में ही खत्म, फिर इसका यहां से a बाई 3 से जुड़े, लेकिन एक तिहाई जो है दीप्त, एक तिहाई कारण क्या बनेगा, दीप्त बनेगा। अगर n का मान जैसे 2 रख देंगे तो उसमें 1/5 के कारण दीप्त बनेगा। इसलिए दीप्त फ्रिंज की जो तीव्रता है ऊपर जाने पर धीरे धीरे क्या हो जाएगी, पर्दा पर घटते जाएगी। और अदीप्त फ्रिंज जो तुम्हारा होगा, दीप्त फ्रिंज की जो तीव्रता, केंद्रीय दीप्त की तीव्रता सबसे अधिक होगी और चौड़ाई भी दुगनी होती है। और जो आगे के जो दीप्त फ्रिंज आते हैं, लेकिन व्यतिकरण में सबकी तीव्रता समान होती थी, लेकिन यहाँ विवर्तन में क्या होगा, तुमको दो विवर्तन का जो पैटर्न देखेंगे, दोनों में क्या अंतर देख रहे हैं हम लोग, कि इसमें जो दीप्त फ्रिंज की तीव्रता है ऊपर जाने पे क्या होते चल जाएगी, घटती जाएगी। क्योंकि देखो जैसे तुम्हारा पहला लिए तो 1/3 फ्रिंज के कारण ही दीप्त हुआ, अगला में 1/5 के कारण होगा। इसलिए केंद्रीय में दीप्त फ्रिंज की जो तुमको तीव्रता होती है सबसे अधिक भी होती है, उसकी चौड़ाई भी सबसे क्या होती है, दुगनी होती है। और ऊपर जाने पर क्या होते जाएगा, उसकी तीव्रता क्या होती जाएगी, कम होते जाएगा और धीरे धीरे बिल्कुल गायब हो जाएगा। और इस प्रकार से तुमको ये जो रिजल्ट है, फिर से इसको ध्यान रखो, थीटा बराबर 0 पर केंद्रीय दीप्त बनेगा, थीटा बराबर n लेमडा बाय a पर क्या बनेगा, अदीप्त बनेगा, और थीटा बराबर n प्लस हाफ लेमडा बाय a पर क्या पड़ेगा, दीप्त बनेगा। तो दीप्त के 0 या n प्लस हाफ लेमडा बाय a कोण पर बनेगा। और जहां भी अब दूरी की बात करना है, y की बात, तो कैपिटल D से गुना कर दीजिए। जैसे कि यहाँ कोण लिखा गया, आप कैपिटल D से गुना कर दीजिए तो वो दूरी निकल जाएगा। थीटा में अगर गुना करते हैं D से, तो उतना दूरी पर क्या होगा, ये सब एक दूसरे से सेपरेटेड होगा। तो ये तुम्हारा हो गया। अब जहां तक कि हम लोग विवर्तन और व्यतिकरण में तुलना करना चाहें, ये तुम्हारा रिजल्ट इसका हो गया। विवर्तन पैटर्न, जैसे व्यतिकरण में भी तुमको फ्रिंज बनता है, जैसा कि यंग के प्रयोग में हम लोग देखे, विवर्तन में भी क्या बनता है, फ्रिंज बनता है। और दोनों में अगर बात ये देखा जाए तो बार बार एक चीज तो हम जैसे अभी ही विश्लेषण कर रहे थे, तो तुम देखा होगा कि जैसे व्यतिकरण में विश्लेषण करते, विश्लेषण लगभग उसी तरह से कर रहे थे कि पथांतर लेमडा बाई 2 हो गया, तो इसलिए यहां पर क्या बन जाएगा, डार्क हो जाएगा, अदीप्त हो जाएगा। तो सारा व्याख्या जो हम लोग कर रहे हैं तो वह मिलता जुलता ही व्याख्या, मतलब आखिरकार दोनों में फर्क क्या है, दोनों में समानता क्या है, ये देखना होगा, दोनों में भिन्नता क्या है। विवर्तन और व्यतिकरण में अगर हम लोग गौर करें तो व्यतिकरण का जो प्रयोग किए थे उसमें सीमित नंबर और मतलब जो स्रोत होते थे उसकी संख्या कम होती है। और विवर्तन जब हो रहा था तो उसमें जो कि देख रहे थे कि जैसे झिरी का अनंत बिंदु में
वहां पर अनंत स्रोत एक तरह से हो गए, और उसके कारण क्या बन रहा था, तुमको स्लिट बन रहा है। तो विवर्तन में तुमको बहुत से स्रोत हैं, और व्यतिकरण में उस स्रोतों की संख्या क्या होती है, कम होती है। एक तो ये अंतर हो गया, क्योंकि उसी स्रोत विवर्तन में क्या हुआ, झिरी का हर बिंदु क्या था, एक स्रोत बन गया, और वहां पर एक स्रोत की संख्या क्या है, सीमित है। दूसरा कि विवर्तन में जो तुमको पैटर्न बनता है, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई सभी दीप्त फ्रिंज से दुगनी होती है, और ऊपर जाने पर जो दीप्त फ्रिंज की जो कि तुमको तीव्रता है वह क्या होती जाती है, घटते जाते हैं। विवर्तन एवं व्यतिकरण में अंतर, विवर्तन एवं व्यतिकरण में अंतर, व्यतिकरण में स्रोतों की संख्या कम होती है, जबकि विवर्तन में झिरी को अनंत स्रोत की संख्या में बांटी जा सकती है, तो इसमें जो है तुमको पहला हो गया। दूसरा हो गया तुमको ये अनंत। उसके बाद हो गया तुमको सेकेंड नंबर क्या होगा, तुमको दूसरा नंबर में देखते हैं कि इसमें अनंत स्रोत में बांटेंगे, और इसमें क्या कर दिया गया, इसमें 2 ही स्रोत होंगे। दीप्त व्यतिकरण में सभी दीप्त फ्रिंज की तीव्रता समान होती है, जबकि विवर्तन में दीप्त फ्रिंज की तीव्रता घटती जाती है। फ्रिंज की तीव्रता उत्तरोत्तर घटती जाती है, मतलब उत्तरोत्तर ऊपर से क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा। तीसरा नंबर, जो तुमको दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई विवर्तन पैटर्न में अन्य दीप्त फ्रिंज की दुगनी होती है। अन्य दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई की दूनी होती है, तो ये तुमको उसमें क्या होगा, दूनी होती है इसका। तो ये तुमको कुछ इसमें अंतर हो गए। और जहाँ तक कि बेसिक, जहाँ तक कि डिफरेंस की बात करें, दोनों में ही व्यतिकरण टाइप का ही होता है, स्लिट होता है। तो भौतिक रूप से अगर देखें, मूल रूप से, तो व्यतिकरण और विवर्तन में कोई अंतर नहीं है। व्यतिकरण में स्रोत की संख्या कम होगी, और विवर्तन में स्रोत की संख्या अनंत होने के कारण उसका जो पैटर्न बनता है, दोनों में अंतर आ जाता है। और ऐसे बेसिकली दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये दोनों में क्या हो गया, अंतर हो गया। अब तुमको है इसके द्वारा जो तुमको है अभी जो कि हम लोग बनाए केंद्रीय दीप्त फ्रिंज जो बना, तो हम लोग का एक क्वेश्चन है 10.5, उसमें कहा गया है कि हम लोग 10.3 में एक क्वेश्चन बनाए थे, एक जो यंग के प्रयोग में, उसमें एक 10.3 में था कि 2 स्रोत के बीच का दूरी दिया हुआ था तुमको 1 मिलीमीटर। 10.3 जो एग्जाम्पल था उसमें 2 यंग के स्रोत के बीच की दूरी दी हुई है 1 मिलीमीटर, और उसमें प्रकाश का तरंगदैर्घ्य उपयोग किया गया है। लैम्डा तो खैर से कैंसिल भी हो जाएगा, खैर प्रकाश का तरंगदैर्घ्य से कोई मतलब भी नहीं है। 10.5 बनाते हैं, और जिसमें 10.3 के आधार पर दिया गया है। तो 10.3 जो है तुमको फ्रिंज का जो बताए थे व्यतिकरण में यंग का प्रयोग, तो उसका क्वेश्चन है। तो उसमें यह कहा गया है कि व्यतिकरण का जो फ्रिंज यहाँ बनता है और विवर्तन का जो बनता है, तो कहीं भी दोनों बन सकता है।
और तुमको व्यतिकरण वाला प्रभावी कब हो जाएगा, जब ए का मान जो है तुमको अगर फ्रिंज तो जैसे व्यतिकरण में ही देखें, व्यतिकरण का प्रयोग करते हैं तो आप छिद्र तो रहता ही है यहाँ पर, तो इस छिद्र की अगर चौड़ाई कम होगी, ये इसकी चौड़ाई व्यतिकरण फ्रिंज को प्रभावी होने के लिए इसकी चौड़ाई कम होनी चाहिए। इसकी चौड़ाई अगर बढ़ते जाएगी तो विवर्तन का पैटर्न बनने की संभावना क्या होती चली जाएगी, बढ़ते चली जाएगी। तो ये समझ में आ गया कि अगर एक की चौड़ाई क्या होती जाएगी, जितना छोटा होता जाएगा तभी आप व्यतिकरण का प्रयोग का ज्यादा आप व्याख्या कर पाएंगे, व्यतिकरण होगा। ये जब क्या हो छोटा छोटा होता जाए और ए का मान जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो व्यतिकरण के बजाय क्या इसका प्रयोग, आपका विवर्तन का जो प्रयोग है वो ज्यादा प्रभावी होने लगेगा। अर्थात दोनों के फ्रिंज क्या होते हैं, एक जगह पर बनते हैं और ए का मान जैसे जैसे छोटा होगा तो ये व्यतिकरण वाले ज्यादा प्रभावी होंगे और ए का मान बड़ा होगा तो विवर्तन ज्यादा प्रभावी होते जाएगा। तो तुम्हारा जो एनसीईआरटी का ये उदाहरण जो तुम्हारा है 10.5, इसमें यह कहा जा रहा है कि दोनों के जो पैटर्न आपको प्राप्त होंगे तो वो कहता है कि जो तुमको व्यतिकरण के 10 फ्रिंज पैटर्न बन जाए, जितना दूरी में उतना दूरी में केंद्रीय जो दीप्त फ्रिंज होता है यहाँ पर, जो कि विवर्तन का जो केंद्रीय दीप्त फ्रिंज होगा, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज जो विवर्तन का बनेगा उसमें तुमको कितने बन जाए, इसके केंद्रीय फ्रिंज जो विवर्तन का बनेगा तो उसमें कितना कोण बनता है, एन लेमडा बाई, यहाँ पर देखो दीप्त फ्रिंज यहाँ तक आया था, लेमडा बाय ए कोण तक ऊपर और लेमडा बाय ए कोण तक नीचे, तो कितना हो गया तुमको यहाँ पर जो थीटा का मान आ गया, ये कितना दूर तक हो गया तुमको, ये तुमको केंद्रीय कोण कितना बनाया तुमको यहाँ तक, यहाँ पर ये दीप्त रीजन था, ये पहले क्या था, विवर्तन की बात कर रहे हैं तो दीप्त होगा और यहां पर जाकर क्या बनता था, ये यहां तक जाकर के केंद्रीय दीप्त होता था विवर्तन में, ये विवर्तन का बात कर रहे हैं। तो लेमडा बाय ए ऊपर, एन लेमडा बाय ए मतलब कि जैसे यहां पर डार्क हो जाएगा, लेमडा बाय ए के जस्ट ऊपर में क्या होने लगेगा, अब ये अंधेरा होने लगेगा और यहां पर ये केंद्रीय दीप्त का एरिया है। तो लेमडा बटे ए ऊपर और लेमडा बटे ए नीचे, तो इसके क्या होगा तुम्हारा, ये कितना कोण बन गया तुम्हारा टोटल 2 लेमडा बटे ए कोण तक क्या होगा तुम्हारा, ये किसका दीप्त फ्रिंज का एरिया है। तो 2 लेमडा बटे ए किसका हो गया, दीप्त फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई, दीप्त फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई विवर्तन पैटर्न में। और इसमें कहता है कि इतना में तुमको कितना आ जाना चाहिए कि ए का कितना मान आप रखें कि इसमें 10 फ्रिंज की चौड़ाई के बराबर उसका आ जाए, 10 फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई आ जाए, लेमडा बट्टे डी होता है उसमें कोणीय चौड़ाई लेमडा बट्टे डी होता है। ये विवर्तन व्यतिकरण के फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई लेमडा बट्टे डी होता है और 10 फ्रिंज आना चाहिए केंद्रीय, 10 दीप्त फ्रिंज आना चाहिए, तो 10 गुना इतना हो गया लेमडा बट्टे डी। तो अब लेमडा तुम्हारा कट गया और ये तुम्हारा क्या हो गया, तो ये ए का मान चाहिए हमको, तो ए बराबर क्या होगा, डी बट्टे 5 हो गया, ए बराबर डी बट्टे 5 हो गया, डी था वहां पर 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर बटे 5 तो 0.2 मिलीमीटर अगर चौड़ाई होगा तो उसके दीप्त फ्रिंज में 10 क्या आ जाएंगे, इसके 10 तुमको व्यतिकरण के फ्रिंज बन जाएंगे। 0.2 मिलीमीटर अगर इसका हुआ तो 0.2 मिलीमीटर, अगर इससे छोटा करते चले जाएंगे और इससे छोटा करते जाएं तो ए का मान तो उसका दीप्त फ्रिंज का उसका केंद्रीय में और में क्या होते जाएगा, तुमको इसको जितना छोटा करते जाएंगे प्रभावी जो व्यतिकरण का फ्रिंज का है वो बढ़ता जाएगा और ए का मान जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तुमको विवर्तन का मान ज्यादा प्रभावी होने लगेगा। तो ये था तो 10.5, तो इसका आंसर हो गया तुम्हारा। और जैसे दोनों जो घटनाएं होती है एक ही जगह में दोनों ही प्रभावी रहती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं विभेदन क्षमता की बात करते हैं। जो प्रकाशीय यंत्र है, जो दूरबीन है या तुमको सूक्ष्मदर्शी है, इसकी विभेदन क्षमता का मतलब ये हुआ किसी भी चीज का कि आप कितना कम से कम दूरी को आप अलग अलग देख सकते हैं। जो न्यूनतम दूरी, जैसे कि हम लोग देखते हैं चंद्रमा पर देखते हैं तो वहां पर जो 2 गड्ढे हैं जो काफी दूरी पर भी होंगे, हमारे आंख को लगता है दोनों सटे हुए हैं। तो ये जो तुम्हारा इसका मतलब हुआ कि हमारा आंख उसको विभेद नहीं कर पा रहा है। तो किसी भी जो तुम्हारा होता है, कोई भी जो प्रकाशीय यंत्र बना हुआ है, तो उसकी अगर तुमको जो कोण बना केंद्रीय दीप्त से अगर बड़ा हो जाएगा उसका कोण, तो वह क्या हो जाएगा, केंद्रीय दीप्त से अगर बड़ा हो जाता है तो फिर वह तुमको दिखाई नहीं पड़ेगा। तो जाहिर है कि वह दूरी जो होना चाहिए केंद्रीय दीप्त से क्या होना चाहिए, कम ही मतलब रहेगा, तभी आपको उतना से बड़ा होने के बाद डार्क एरिया में चला जाएगा तो आप वो देख कर नहीं पाइएगा। तो विवर्तन जो है तुमको इसका मतलब कि किसी यंत्र के, प्रकाशीय यंत्र की विभेदन क्षमता को प्रभावित करते हैं। पहले दूरबीन की विभेदन क्षमता,
दूरबीन की विभेदन क्षमता, पहले दूरबीन का देख लेते हैं, रिजॉल्विंग पावर। तो जैसे देखो, ये तुम्हारा अगर दूरबीन का एक अभिदृश्यक लेंस है तो ये जितना विभेद कर पाएगा, ये तुमको एक कोण बना रहा है। मान लेते हैं कि ये दो लाइट आ रहे हैं यहाँ से, जो कि तुमको तो ये जो केंद्रीय दीप्त फ्रिंज की जो त्रिज्या होगी, ये फोकस दूरी तक जाएगा, ये R0 कर दें इसको R0, और ये कितना दूरी जा रहा है, ये F पर बने होगा, अनंत से आएगा तो अपने फोकस पर ले जाएगा ये। तो ये जो तुम्हारा होना चाहिए, इसकी जो त्रिज्या होनी चाहिए, और ये कितना फैला, अगर इस जो कोई भी आने वाला जो प्रकाश है, जो अगर तुमको कितना कोण से आ रहा है, अगर ये डेल्टा थीटा, दो प्रकाश के बीच में कितना कोण बना हुआ है, डेल्टा थीटा, दो प्रकाश के बीच में जो कोण बना हुआ है, अगर ये कोण हो डेल्टा थीटा, तो ये भी तुमको अभिदृश्यक के द्वारा जो बनाएगा कोण यहाँ पर, ये डेल्टा थीटा होगा। तो इसका जो सेपरेशन होगा F डिस्टेंस पर, तो क्या होगा, F डेल्टा थीटा बराबर, अगर R0 हो, अगर ये तुम्हारा क्या हो गया, R0 हो गया, तो R0 बराबर, जहाँ तक वही हम लोग पढ़े थे, लैम्डा बटे ए तक ये जाता है। यहाँ पर ये तुमको कोण जो बनाता है लैम्डा बटे ए, लेकिन ये गोलीय दर्पण के लिए वो हम लोग पढ़े थे जो कि था सीधा स्लिट, मैंने सीधा था ये, लेकिन गोलीय के लिए हो जाता है यहाँ पर 1.22 लैम्डा बटे ए हो जाता है। तो जिसका विश्लेषण हम लोग प्रूविंग नहीं करेंगे, लेकिन लेंस वगैरह के लिए क्या हो जाएगा, ये जो कोण का मान होता है लैम्डा बटे ए के बजाय क्या होता है 1.22 लैम्डा बटे ए। और वो दोनों में अंतर क्यों हो रहा है, क्योंकि ये हम लोग सीधा कोण के कारण पढ़े थे, और इसका विश्लेषण हम लोग को नहीं करना, बस फार्मूला का प्रयोग करना है। तो इसमें दूरदर्शक में क्या होगा, तुमको ये जो डी जो तुम्हारा केंद्र, ये सबसे कोण जो कि अलग कर सकता है, जो तुमको अभिदृश्यक की न्यूनतम विभेदन कोण डेल्टा थीटा हो, तो डेल्टा थीटा गुना F, मतलब फोकस दूरी पर, बराबर R0, बराबर क्या हो गया ये R0। तो R जो केंद्रीय दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, ये हो गया केंद्रीय दीप्त फ्रिंज की त्रिज्या R0। तो ये हो गया तुमको डेल्टा थीटा गुना F बराबर क्या हो, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज कितना था वह भी बोले, इसमें 1.22, और ये तुमको लैम्डा बटे 2a, ये कोण हो गया, गुना F, चौड़ाई तो F से गुना करना पड़ेगा, जितना दूर जाइएगा उतना बढ़ते जाएगा। और इसमें जो 2a लिया गया, ये तुमको, ये तो इसका व्यास ले लीजिए, या जो तुम्हारा स्लिट की चौड़ाई ले लीजिए, ये 2a लिया गया, ध्यान रहे, इसका द्वारक का व्यास 2a बराबर लेंस के द्वारक का व्यास, लेंस के द्वारक का व्यास या झिरी की चौड़ाई जो कम हो, दोनों में जो कम होगा वही लेना है। तो 2a हो गया तुमको, तो यहाँ पे F तो तुम्हारा कट गया, तो डेल्टा थीटा बराबर क्या हो गया 1.22 लैम्डा बटे 2a, ये द्वारक का व्यास हो गया तुमको। ये इतना कोण तक क्या कर सकता है, ये पृथक कर पाएगा। इससे अगर कम कोण रहेगा तो उसको जो है अभिदृश्यक जो अलग नहीं कर पाएगा, नेत्रिका खाली उसको आवर्धित करता है, उसको रिजॉल्व नहीं कर पाएगा। नेत्रिका अगर ये दोनों को अभिदृश्यक दोनों को एक समान दिखाएगा कि दोनों एक ही जैसा जगह पर है, तो अभिदृश्यक उसको सिर्फ बड़ा करके दिखा देगा, नेत्रिका उसको। तो नेत्रिका विभेदित करने में कोई मदद नहीं करेगा, जो भी विभेदन तुमको जो निर्भर करेगा इसी पर निर्भर करेगा। इस पर जो दूरबीन पर विभेदन के लिए एक तुमको उदाहरण दिया हुआ है 10.6 है तुम्हारा उदाहरण, एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी उदाहरण 10.6 को देखिए। इसमें दिया हुआ है कि एक तुमको दो तारा है, दो तारा के बीच का कोण क्या हो, डेल्टा थीटा क्या हो, बीच का कोण कितना होगा, जो कि एक अभिदृश्यक जिसकी की एपर्चर है 100 इंच, तो 2a हो गया 100 इंच, 100 इंच का मतलब 100 गुना 2.54 सेंटीमीटर, तो मतलब 254 सेंटीमीटर या 2.54 मीटर है, इसका तुमको द्वारक का आकार है। और इसके यह कितना कोण तक, मतलब कि इसकी जो है तुमको डेल्टा थीटा कितनी होगी, डेल्टा थीटा। और लेमडा जब प्रयोग किया, लेमडा का भी जरूरत पड़े, तो लेमडा है तुमको 6000 एंगस्ट्रम का प्रयोग किया गया है, 6000 एंगस्ट्रम।
तो 6000 गुना क्या होगा तुमको 10 पावर माइनस 10 मीटर। तो 6 गुना 10 पावर माइनस 7 मीटर का प्रयोग कर रहे हैं लेमडा। तो डेल्टा थीटा का डायरेक्ट अब आ जाइए सूत्र पर। डेल्टा थीटा बराबर क्या है तुम्हारा 1.22 लेमडा बटे 2a। 2a का ही मान तुमको 254 है, 2.54। 1.22 गुना लेमडा का मान हो गया 6000, ये गुना 10 पर 6 गुना 10 पावर माइनस 7 और बटे क्या होगा तुमको 2.54 मीटर। तो ये तुम्हारा जो है मीटर ये भी था, मीटर ये भी कट गया तुमको। तो 6 और तुमको 6 गुना 1.22 और तो ये 2 हो गया 2.97 गुना 10 पावर माइनस 7, 2.9 गुना 10 पावर माइनस 7 रेडियन का कोण तक ये विवेद कर पाएगा। बहुत छोटा कोण है ये, सब्सेंटली छोटा है। तो 100 इंच का अगर होगा तो इस जो अगर अभिदृश्यक का आकार 100 इंच होगा तो वह इतना छोटा कोण तक 10 पावर माइनस 7 रेडियन के रेंज में जो आएगा उसको क्या कर सकता है विभेदित कर सकता है। जो तारा की 10 पावर माइनस 7 रेडियन का लगभग कोण बना, दूसरा 7 10 पावर माइनस 7 रेडियन का कोण बना रहा है, उसको भी अलग अलग वह दिखा सकता है। तो ये तुमको हो गया दूरबीन की विभेदन क्षमता। अब है हम लोग देख लेते हैं जो सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता। तो सूक्ष्मदर्शी में जो वस्तु होता है वह आपके नजदीक होता है, वो अनंत से आ रहा है इसलिए फोकस पर होगा। इसमें जो कि दर्पण जो इसमें भी अभिदृश्यक लेंस होता है, तो अभिदृश्यक लेंस जिसको विभेद नहीं कर पाएगा उसको नेत्रिका फिर विभेद नहीं करेगा, वो चूंकि आवर्धित सिर्फ करेगा विभेद ही नहीं कर सकता है। तो अभिदृश्यक जो इसकी जो विभेदन क्षमता कभी भी होगी वो अभिदृश्यक के ही विभेदन पर निर्भर करेगी। चाहे नेत्रिका लेंस हो या तुमको हमारा मानव नेत्रिका लेंस हो, वो इसको जो उसको विभेद अभिदृश्यक नहीं करके देगा उसको विभेदित वो नहीं कर पाएगा। तो जाहिर है कि हम लोग देख लेते हैं सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता। सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता, तो सूक्ष्मदर्शी की जो विभेदन क्षमता होती है वह तुमको सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता, तो ये कहाँ कहाँ पे इसको विभेद कर पाएगा। देखो सूक्ष्मदर्शी जो बनाता है, सूक्ष्मदर्शी में जो लेंस होगा ये तुमको अभिदृश्यक लेंस है, यह क्या करता है इसके सामने एक वस्तु रखा रहेगा जो कि मान लेते हैं कि तुमको कहीं पर रखा हुआ है, ये d दूरी पर, अगर ये दोनों के बीच का दूरी d है, d मिनिमम इसको कहें, तो ये कितना होगा जिसको कि यह क्या कर पाएगा, यह देख पाएगा, जिसको कि यह देख पाएगा। तो यहाँ पर जो तुम्हारा होता है, ये जो तुम्हारा यहाँ जो वस्तु रखा हुआ है अगर कोई छोटा सा, तो ये दूरी अगर u मान लें जो कि तुमको फोकस से थोड़ा सा दूर होगा तभी इधर के ओर प्रतिबिंब बनेगा, इधर u दूरी पर है और इसके द्वारक का चौड़ाई अगर हम लोग मान लें 2a है, यह इसको 2a मान लिए, चलिए इसको द्वारक का चौड़ाई कितना मान लिए 2a। तो ये जो कोण बनेगा ये कितना बनेगा, यहाँ से जो कोण बनाएगा ये कोण कितना होगा, इसको बीटा माना गया, इस कोण को क्या माना गया है बीटा। तो tan बीटा बराबर क्या हो गया तुमको, tan बीटा बराबर क्या हो गया तुमको a बटे u, यहाँ पर हो गया तुमको ये 2a है पूरा, तो ये क्या होगा तुमको tan बीटा बराबर a बाय u हो गया तुमको, a बाय u हो गया tan बीटा का वैल्यू। तो tan बीटा का वैल्यू हो गया a बाय u। तो चलो a बाय u हो गया tan बीटा, इसको जो यहाँ पर रखा हुआ है वस्तु जितना कोण बनाएगा। तो अब जैसे कि यहाँ पर जो इसका जो भी तुमको होगा, ये जो कि प्रतिबिंब तल में जाएगा, तो प्रतिबिंब तल में क्या होता है जो कोण जितना ये बनाएगा और उसका अगर वस्तु कहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, ये प्रतिबिंब अगर बन रहा हो v दूरी पर, अगर प्रतिबिंब बन रहा हो v दूरी पर, तो यहाँ पर जो तुमको होगा तो v गुना डेल्टा थीटा जो होगा वह कितना के बराबर होना चाहिए, r0 के बराबर। तो यहाँ पर हो जाएगा v गुना डेल्टा थीटा बराबर r0, ये प्रतिबिंब तल में है, ये प्रतिबिंब तल में। तो v गुना डेल्टा थीटा का मान निकाल लेते हैं प्रतिबिंब तल में। तो v गुना डेल्टा थीटा बराबर क्या हो गया r0 हो गया। तो r0 कितना हो गया तुम्हारा, तो r0 का मान होता है 1.22 लेमडा बाय 2a, 1.22 लेमडा बाय 2a इंटू भी हो जाएगा, दूरी अगर को नीचे रहेगी तो डेल्टा थीटा क्या होगा तुम्हारा 1.22 लेमडा बटे
2a, यही हो गया तुमको। और तो दूरी जहाँ तक है, दूरी को अगर हम लोग चाहेंगे कितना दूर तक होगा, तो दूरी कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये जो प्रतिबिंब तल में विभेदन दूरी बराबर हो गया इसको 1.22 लैम्ब्डा बटे 2a गुना v। और वस्तु तल में इसको करते हैं, वस्तु में m से क्या करना पड़ेगा, वस्तु को ये m गुना करता है, वस्तु तल में d मिनिमम बराबर उसमें कितना से भाग देगा, आवर्धन से भाग देंगे 1.22 लैम्ब्डा बटे 2a गुना v बटे m कौन सी हो गया, आवर्धन से भाग कर दिए, इतना से कम हो जाए, इतना गुना कम होगा, इतना गुना बढ़ा के उधर दिखाता है। और m का मान क्या होता है, v बटे u होता है 1.22 लैम्ब्डा बटे 2a गुना v, और m का मान v बटे u। तो v बटे u हो गया, तो v बटे u तो तुम्हारा क्या हो गया, तो v भी तो एक कट ही गया, तो a बटे u को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर जो a बटे u का मान हो गया 10 बीटा, a बटे u का मान हो गया 10 बीटा, तो दैट्स इक्वल टू क्या होगा 1.22 लैम्ब्डा बटे 210 बीटा, ये d मिनिमम हो गया। तो ये बिंब तल में d मिनिमम, और ये d मिनिमम को जैसे 10 बीटा को हम लोग साइन बीटा भी लिख लेते हैं लगभग, और जबकि हम लोग लिखना चाहें 10 बीटा को हम लोग साइन बीटा भी लिख सकते हैं। और जब कोई माध्यम होता है, जब तुमको जब सूक्ष्मदर्शी को म्यू अपवर्तनांक वाले माध्यम में डुबाया जाए तो d मिनिमम जो हो जाएगा तुमको कितना हो जाएगा 1.22 लैम्ब्डा बटे 2 म्यू 10 बीटा को साइन बीटा भी लगभग लिखा हुआ है तुम्हारी किताब में, साइन बीटा ऐसा लिख सकते हैं। और इसमें देखो विभेदन क्षमता जो होता है ये उल्टा होता है, विभेदन क्षमता जो होगा बराबर 1/d मिनिमम, कितना कम से कम विभेदन करेगा, तो कम से कम तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 2 म्यू साइन बीटा बटे 1.22 लैम्ब्डा। तो विभेदन क्षमता ज़्यादा होने के लिए म्यू का मान ज़्यादा माध्यम में डुबाइए तो आपका विभेदन क्षमता बढ़ेगा, या अपर्चर तुमको 2a का मान बढ़ाइए मतलब ये 2 पे, और लैम्ब्डा का मान क्या रखिए, कम से कम रखिए, तो इसका मान क्या होता जाएगा आपका, ये विभेदन क्षमता उसका बढ़ेगा। विभेदन क्षमता बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, पहले द्वारक का जो क्या अभिदृश्यक का आकार है उसको बड़ा कीजिए, या उसको किसी माध्यम में डुबाइए जिसका वर्तनांक ज़्यादा हो, तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं आप उसके मान को बढ़ा सकते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया कि ये किसका हो गया तुमको, सूक्ष्मदर्शी का क्या हो गया तुमको, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा हो गई। अब है तुमको एक है लास्ट टॉपिक है तुमको जिसको कवर कर ही देना है इसमें, उसके बाद अगला चैप्टर में हम लोग ध्रुवन पढ़ेंगे। तो एक है तुमको किरण प्रकाशिकी की वैधता। जाहिर है कि तरंग प्रकाशिकी किरण प्रकाशिकी के रूप में हम लोग विश्लेषण करते हैं, तो दोनों में जाहिर कहीं न कहीं बहुत कुछ सीमा तक दोनों में बातें मैच करती है, तभी हम लोग उसकी भी पढ़ाई किरण प्रकाशिकी के रूप में भी क्या करते हैं। तो तरंग प्रकाशिकी में हम लोग देखते हैं कि जैसे जैसे दूरी बढ़ते जाती है, जो दीप्त फ्रिंज है उसकी चौड़ाई बढ़ते जाती है, केंद्रीय दीप्त की। और किरण प्रकाशिकी की वैधता, किरण प्रकाशिकी की वैधता, किरण प्रकाशिकी की वैधता। तो किरण प्रकाशिकी में क्या हो जाएगा तुम्हारा, तो 1.2 किरण प्रकाशिकी की वैधता ये वहाँ पर होगा ये कि जैसे जब प्रकाश तरंग लेंस से अपवर्तन के बाद दूर
दूर होता है तो केंद्रीय दीप्त फ्रिंज, केंद्रीय दीप्त की चौड़ाई बढ़ती है, और जब तक ये चौड़ाई कम रहेगा तब तक, और जबकि तुमको अगर तुमको लेमडा बट्टे ए दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, मतलब यदि जब केंद्रीय दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई झिरी की चौड़ाई के बराबर हो, झिरी की चौड़ाई के बराबर हो जाए तो ये जो तुमको कहलाता है, तुमको क्या आ जाएगा, तो यह दूरी लेमडा बट्टे ए तुमको था, लेमडा बट्टे 2 गुना दूरी को जहाँ तक जाएंगे, जितना दूर जाएंगे कोण, तो ये बढ़ते जाए, दूरी बढ़ते जाएगा, बराबर किसके करें आप, ए के बराबर। इसको हम लोग फ्रेनेल दूरी करते हैं। तो ZF बराबर ए स्क्वायर बट्टे लेमडा, इसको कहते हैं हम लोग फ्रेनेल दूरी, फ्रेनेल दूरी। और जब तुमको क्या होगा, ये तुमको यहाँ तक क्या होगा, यहाँ तक चौड़ाई को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद यहाँ तक किरण प्रकाश की वैलिड होता है। किरण प्रकाश की ZF तक किरण प्रकाश की, ZF तक किरण प्रकाश की वैध है। तो ZF का मान अगर बढ़ता जाए किरण प्रकाश की, जैसे क्या होता जाएगा, यदि लेमडा टेंस टू 0 हो जाए तो अनंत तक ये चला जाएगा। लेमडा अगर छोटा होता जाएगा तो किरण प्रकाश के ZF का मान, अगर लेमडा टेंस टू 0 तो ZF टेंस टू इन्फिनिटी, और किरण प्रकाश की इन्फिनिटी तक क्या होगा, वैलिड रहेगा। तो ZF अगर टेंस टू 0 होगा तो ये तुमको इन्फिनिटी तक वैलिड, लेमडा टेंस टू 0 जैसे जैसे छोटा होता जाएगा किरण प्रकाश की और अधिक दूरी तक क्या होता जाएगा, वैलिड होता जाएगा। जैसे तुम्हारा उदाहरण एक है, तुमको 10.7 एनसीईआरटी का उदाहरण हम लोग लें, 10.7 देखें एनसीईआरटी का, तो उसमें है तुम्हारा दिया हुआ कि एक दिया हुआ है तुमको तरंग दैर्ध्य, उसमें है 500 नैनोमीटर का तरंग दैर्ध्य यूज किया गया है, 500 नैनोमीटर का तरंग दैर्ध्य यूज किया गया है। और कितना दूर तक तरंग किरण प्रकाश की वैध रहेगा, अगर उसकी झिरी की चौड़ाई है 3 मिलीमीटर, झिरी की चौड़ाई है 3 मिलीमीटर, तो ZF बराबर क्या होगा तुम्हारा ए स्क्वायर बाय लेमडा, तो दैट्स इक्वल 3 मिलीमीटर, 3 गुना 10⁻³ गुना 3 गुना 10⁻³ बटे 500 गुना 10⁻⁹, 500 गुना 10⁻⁹, तो ये -9 तो +3 बच गया, ऊपर जाएगा -6 तो 3 तो इधर हो गया 9 इंटू 10⁻³ तो 9000 हो गया, 9000 बाय 500, तो दैट इज इक्वल टू 90/5 शायद 18 मीटर लगता हुआ, और शायद कुछ गलत हो रहा है, 1.8 हुआ 18, इसको गौर कर देख सकते हैं। तो जाहिर है कि इसको देख लेगा जो भी, और 9 इंटू जैसे कि -6 हो गया तो +3 हो गया, तो 9000 तो 90 तो 118 मीटर ही आ रहा है। तो जो भी है तुम्हारा, तो ये तुम्हारा ये इसी के साथ क्या हो गया, तुम्हारा विवर्तन तुम्हारा समाप्त हो गया। अगले लेक्चर में हम लोग प्रकाश का ध्रुवन के बारे में पढ़ेंगे। तुम लोग को जो भी कोई भी प्रॉब्लम फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ किसी भी टॉपिक में है तो राइशोल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमसे संपर्क कभी भी कर सकते हो। उस ऐप पर तुमको नोट्स भी मिल जाएगा तुम्हें, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, जेईई मेंस एडवांस इन सबों के लिए तुमको क्वेश्चन भी तुम उस पर आकर के प्रैक्टिस कर सकते हो नीट इन सबों की तैयारी के लिए। तो इसके लिए तुम राइशोल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर अपनी तैयारी इंजीनियरिंग, मेडिकल या बोर्ड के एग्जाम के लिए कर सकते हो। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।